नेक्स्ट है डिफ्यूज़ मेसेंजियल स्क्लेरोसिस। ये रेफ़र करता है कि इसमें इंक्रीज़ आ जाता है मेसेंजियल मैट्रिक्स में और साथ में एसोसिएटेड मेसेंजियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाएगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग। तो इसको हम डिफ्यूज़ मेसेंजियल स्क्लेरोसिस कहेंगे। अब ये ज़्यादातर उन इंडिविजुअल्स में मिलता है जिनको डिजीज़ जो है वो 10 ईयर्स से ज़्यादा ड्यूरेशन की हो। जब ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस बहुत ज़्यादा सीवियर होगी तो पेशेंट जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप करेगा, जो कैरेक्टराइज हुआ है जिसमें प्रोटीन यूरिया होगा, हाइपोएल्बुमिनिया एंड इडीमा। देन है नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, जिसको केमिल्स्चिल विल्सन लीजन कहा जाता है। अब ये एक डिस्टिंक्टिव ग्लोमेरुलर लीजन है जो कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें बॉल लाइक डिपॉजिट्स हो जाते हैं लैमिनेटेड मैट्रिक्स के, कहाँ पे, पेरिफेरी ऑफ द ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, ये डिपोजिशन हो रही है। तो अब इस फिगर में देखिए 20.30 में यहाँ नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस दिखाया गया है रीनल स्पेसिमेन में फ्रॉम अ पेशेंट विथ लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़। अब ये नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस जो है ये तकरीबन 15% से 30% इंडिविजुअल्स में होती है लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ के साथ, और ये मेजर कंट्रीब्यूटर है टू रीनल डिसफंक्शन, यानी इसकी वजह से रीनल डिसफंक्शन होगा। डिफ्यूज़ मेसेंजियल स्क्लेरोसिस इन एसोसिएशन देखा जा सकता है विद द ओल्ड एज एंड हाइपरटेंशन के साथ भी। By contrast, the nodular form of the glomerulosclerosis is virtually pathognomic of diabetes. ठीक है, वो जो टाइप पड़ी डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस वो तो हमें हाइपरटेंशन के साथ भी मिल सकता है और ओल्ड एज के साथ, लेकिन ये जो नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हुई है ये हमें ज़्यादातर डायबिटीज़ में मिलेगी हमेशा। अब दोनों, एक तो डिफ्यूज़ और नोडुलर जो फॉर्म्स हैं, दोनों ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की फॉर्म्स इंड्यूस करवाएंगी सफिशेंट इस्कीमिया, जिसकी वजह से स्कारिंग हो जाएगी किडनीज़ की, और ये मैनिफेस्ट हुआ है कि हमें फाइनली ग्रैन्युलर अपीयरिंग कॉर्टिकल सरफेस नज़र आएगा। ठीक है, कॉर्टेक्स ग्रैन्युलर हो जाएगा, जस्ट लाइक यहाँ पे जिस तरह फिगर में दिखाया गया है। नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो गया है पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के साथ। ये बाइसेक्टेड किडनी दिखा रही है कि हमें इसमें डिफ्यूज़ ग्रैन्युलर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है सरफेस की इस लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ राइट पे देखें बहुत ज़्यादा थिनिंग हो गई है कॉर्टेक्स की, पतला हो गया है। एडिशनल फीचर्स जिसमें कुछ इरेगुलर डिप्रेशंस भी हैं जो पायलोनेफ्राइटिस की वजह से हुए हैं। ठीक है, और एक इंसिडेंटल कॉर्टिकल सिस्ट भी हमें ये यहाँ पे राइट साइड पे नज़र आ रही है। देन है रीनल एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं पार्ट ऑफ द मैक्रोवास्कुलर डिजीज़ इन दी डायबिटीज़। ये आपने याद रखना है कि मैक्रोवास्कुलर डिजीज़ में रीनल एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस आ जाते हैं। किडनी जो है वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड सीवियरली अफेक्टेड ऑर्गन होती है। चेंजेस जो हैं आर्टरीज़ में भी और आर्टीरियोल्स में एक जैसे ही होते हैं जिस तरह हमें थ्रू आउट द बॉडी मिलेंगे। हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है वो एफरेंट को सिर्फ अफेक्ट नहीं करेगी लेकिन ऑल्सो ईफरेंट आर्टीरियोल्स को भी करेगी। तो इस तरह की जो ईफरेंट आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है ये रेयरली अगर इनकाउंटर होगी इंडिविजुअल में जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है, तो उनमें हमें रेयरली मिलती है। देन है पाइलोनेफ्राइटिस। तो ये असल में एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है किडनीज़ की, जो कि यूजुअली इंटरस्टिशियल टिश्यू से बिगिन होगी और फिर स्प्रेड करती जाएगी, ट्यूब्यूल्स को भी इन्वॉल्व करेगी। इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब दोनों जो एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म्स है इस डिज़ीज़ की, ये नॉन डायबिटिक्स में भी एज वेल होती है और डायबिटिक्स में भी ज़्यादा कॉमन है उन इंडिविजुअल्स में जिनको डायबिटीज़ होती है। ठीक है, और अगर एक बार वो अफेक्ट हो जाएगा तो डायबिटिक्स जो है वो भी, उनकी भी ज़्यादा सीवियर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है, अब इसमें एक जो स्पेशल पैटर्न ऑफ एक्यूट पोलीनेफ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस, वो है नेक्रोटाइजिंग पेपिलाइटिस, या इसको हम पेपिलरी नेक्रोसिस भी कह सकते हैं। ये ज़्यादा प्रिवेलेंट है डायबिटिक्स में बनस्बत नॉन डायबिटिक्स की। ये एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का ही एक पैटर्न है। देन है कुछ ओक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की, जिसमें विजुअल इम्पेयरमेंट आ जाता है और समटाइम्स इवन टोटल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड कॉन्सिक्वेंस होता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ का। ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट जो है ये रेटाइनोपैथी की फॉर्म में या फिर कैटरेक्ट फॉर्मेशन या इवन ग्लोकोमा भी हो सकता है पेशेंट को। रेटाइनोपैथी जो है ज़्यादा कॉमन पैटर्न है जिसमें कॉन्स्टलेशन ऑफ चेंजेस होंगे जो साथ में कंसिडर किए जाते हैं बाय मैनी ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, उन चेंजेस को जो है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट जो है वर्चुअली इसको डायग्नोस्टिक कंसीडर करते हैं फॉर द डिज़ीज़, इस तरह के चेंजेस को। अब रेटाइना के अंदर जो लेजन्स हैं वो दो फॉर्म्स ले सकती है। एक तो उसमें प्रोलिफरेटिव रेटाइनोपैथी हो सकती है, इसके अलावा नॉन प्रोलिफरेटिव रेटाइनोपैथी। तो सबसे पहले जो नॉन प्रोलिफरेटिव रेटाइनोपैथी है उसमें इंट्रा रेटाइनल या प्री रेटाइनल हेमरेजेस होंगे, रेटाइनल एक्सुडेट फॉर्मेशन, माइक्रो एन्यूरिज्म, वीनस डायलेशंस, इडीमा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रेटाइनल कैपिलरीज हैं उनकी थिकनिंग हो जाना, जिसको माइक्रो एंजियोपैथी कहा जाता है। अब जो रेटाइनल एक्सुडेट है ये सॉफ्ट सा होगा, इसको हम माइक्रो इन्फार्क्ट कहते हैं, या अगर हार्ड भी हो सकता है, यानी वो प्लाज्मा प्रोटीन्स और लिपिड्स की डिपोजिशन की वजह से
एक्सुडेट हार्ट भी हो सकता है। इस फिगर में देखिए दिखाया गया है कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिक चेंजेस डायबिटिक रेटिनोपैथी के। फीचर्स जो है इसमें आता है एडवांस प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी विथ रेटिनल हेमरेज। ठीक है, यहाँ पे हेमरेजेस एंड एक्सुडेट्स, नियोवास्कुलराइजेशन एंड ट्रेडिशनल रेटिनल डिटैचमेंट, ये सारे हमें इसमें चेंजेस मिलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में। अच्छा, माइक्रो एन्यूरिज्म जो होती है ना, ये डिस्क्रीट सी इस तरह सेक्युलर सी डायलेशंस होती हैं रेटाइनल कोरोइडल कैपिलरीज की, जो कि अपीयर होती हैं थ्रू दी ऑफ्थेल्मोस्कोप एज अ स्मॉल रेड डॉट्स की तरह हमें इस तरह नज़र आएंगे। ये माइक्रो एन्यूरिज्म्स होते हैं। तो ये डायलेशंस जो है फोकल पॉइंट्स ऑफ वीकनिंग वाली साइड्स पे होती हैं, जिसकी वजह से वीकनिंग पॉइंट क्यों बना, जिसकी वजह से डायलेशन है, क्योंकि वीकनिंग जो है जब लॉस ऑफ पेरिसाइड्स हो जाएगा, कैपिलरीज से पेरिसाइड्स लॉस हो जाएंगे, इस वजह से वीकनिंग हुई और फिर डायलेशन हो रही है। रेटाइनल इडिमा प्रिजमेबली इसलिए हुआ है कि बहुत ज़्यादा कैपिलरी की परमिएबिलिटी एक्सेसिव हो गई है, जिसकी वजह से इडिमा होगा। अंडरलाइंग ऑल ऑफ दीज चेंजेस इज़ द माइक्रोएंजियोपैथी विच इज़ थॉट टू लीड टू लॉस ऑफ कैपिलरी पेरिसाइड्स। इस माइक्रोएंजियोपैथी की वजह से ये पेरिसाइड्स लॉस हुए हैं और हैंस फोकल वीकनिंग हो गई है कैपिलरी के स्ट्रक्चर की। ये सारा कंप्लीट हुआ नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। अब सो कॉल्ड जो प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है वो प्रोसेस होता है नियोवास्कुलराइजेशन का और फाइब्रोसिस का। ये दो इसमें प्रोसेसेस कॉमन है। तो अब ये जो लेजन है ये लीड करेगी एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ, जिसमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्पेशली अगर वो मैक्यूला के रीजन को इन्वॉल्व करे। विट्रस हेमरेजेस में रप्चर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड कैपिलरीज की वजह से हेमरेज होगा विट्रस में, और उस हेमरेज की सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि रेटाइना को पुल ऑफ करेगी उसके सबस्ट्रेटम से, यानी रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकती है। देन है लास्ट में डायबिटिक न्यूरोपैथी। सेंट्रल और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये डायबिटीज़ से स्पेयर नहीं होते। मोस्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो है पेरिफेरल सिमेट्रिक न्यूरोपैथी ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ अफेक्टिंग बोथ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन, पार्टिकुलरली लेटर, यानी सेंसरी फंक्शन जो है वो ज़्यादा इसमें अफेक्ट होता है। बाकी जो फॉर्म्स है उसमें ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी भी आ जाता है, जो कि डिस्टर्बेंस करवाएगी बॉवल में और ब्लेडर के फंक्शन में, और समटाइम्स सेक्सुअल इम्पोर्टेंस एंड डायबिटिक मोनोन्यूरोपैथी, जो कि मैनिफेस्ट करेगी पेशेंट को सडन फुट ड्रॉप होगा या रिस्ट ड्रॉप या आइसोलेटेड क्रेनियल नर्व पाल्सीज भी हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिक जो चेंजेस है ये माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से होंगे, और परमिबिलिटी भी क्योंकि कैपिलरीज की बड़ी है उस वजह से, जो कि नर्व्स को सप्लाई कर रही हैं, एज वेल एज एक्सोनल डैमेज डायरेक्टली भी हो सकता है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी हुई है। अच्छा, तो पैथोजेनेसिस के बाद ये मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अब हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्रॉनिक डायबिटीज़ के। तो जिस तरह हमने पहले डिस्कशन में एम्फोसाइज़ किया कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो डिस्टिंक्ट पैथोफिजियोलॉजिक एंटिटीज़ होती हैं विद द कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया उनमें हमें मिलता है। इस टेबल 20.6 में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को कंपेयर किया गया है। क्लिनिकली अगर देखें तो टाइप 1 जो है इसका ऑनसेट ज़्यादातर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में होगा, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर एडल्टहुड में होगी, और इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में। अच्छा, अब टाइप 1 डायबिटीज़ में या तो पेशेंट का नॉर्मल वेट होगा या उसका वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, और ये प्रोसीड करेगा डायग्नोसिस को। लेकिन टाइप 2 में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो है वो ओबीस होते हैं तकरीबन, यानी 80%। टाइप 1 में प्रोग्रेसिव डिक्रीज़ आ जाएगा इंसुलिन के लेवल में, लेकिन टाइप 2 में इंक्रीज्ड ब्लड इंसुलिन अर्ली तो ज़्यादा होगी, फिर लेट में क्या होगा कि नॉर्मल रहेगी या फिर मॉडरेट उसमें डिक्रीज़ आएगा इंसुलिन। सर्कुलेटिंग आइलेट ऑटो एंटीबॉडीज़ हमें टाइप 1 में मिलती हैं, लेकिन टाइप 2 में कोई ऑटो एंटीबॉडीज़ नहीं होती। टाइप 1 में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है इंसुलिन थेरेपी में एब्सेंस होगी इसकी, लेकिन टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसमें नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा में पेशेंट जा सकता है। अब जेनेटिक्स की बात करें, कंपेयर करें, तो टाइप 1 में मेजर जो लिंकेज है MHC क्लास 1 का और 2 जीन्स का, ऑल्सो लिंक टू पॉलीमॉर्फिज्म इन CTLA4 एंड PTPN22, इन जीन्स में जो है पॉलीमॉर्फिज्म में मिलता है। लेकिन टाइप 2 पे कोई भी HLA लिंकेज भी नहीं है, और कैंडिडेट डायबिटोजेनिक एंड ओबेसिटी रिलेटेड जीन्स से लिंकेज है, ठीक है। पैथोजेनेसिस में टाइप 1 में सेल्फ टॉलरेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है टू आइलेट ऑटो एंटीजेंस। टॉलरेंस ना होने की वजह से फिर अपना ही जो है इम्यून अटैक हो जाता है। लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है पेरिफेरल टिश्यूज़ में, फेलियर हो जाएगा ऑफ द कंपनसेशन बाय बीटा सेल्स। इसके अलावा हमें इसमें मल्टीपल ओबेसिटी एसोसिएटेड फैक्टर्स भी मिलते हैं, जिसमें सर्कुलेटिंग नॉन एस्ट्रीफाइड फैटी एसिड्स, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, एडिपोसाइटोकाइंस, ये सारे लिंक्ड हैं टू द पैथोजेनेसिस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हमें टाइप 2 में मिलती है। दोनों की पैथोलॉजी को कंपेयर करें तो टाइप 1 ऑटो इम्यून, इसको हम इंसुलाइटिस भी कहते हैं, इंसुलिनाइटिस, और
बीटा सेल की डिप्लीशन जो है इसमें हमें मिलती है, यानी आइलेट की एट्रोफी हो जाएगी। जबकि टाइप 2 में एमाइलॉइड की डिपोजिशन आइलेट्स में मिलती है लेट स्टेजेस में, और माइल्ड बीटा सेल की डिप्लीशन होगी। ठीक है, तो ये सारे जो है समराइज हुए हैं क्लिनिकल और जेनेटिक हिस्टोपैथोलॉजिक फीचर्स दोनों टाइप्स की डायबिटीज़ के। Nonetheless, as previously stated, the long-term sequelae of both type 1 and type 2 diabetes arising as a result of uncontrolled or poorly controlled hyperglycemia are similar and are responsible for much of the morbidity and mortality in the diabetics. Most instances में इस तरह की जो complications हैं ये 15 to 20 years के बाद जो है onset of hyperglycemia के बाद इस तरह की complications मिलती हैं। अब मेजर जो chronic complications होती हैं डिजीज़ की वो अभी नेक्स्ट डिस्क्राइब्ड है। सबसे पहले है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन आ जाता है, लाइक रीनल वास्कुलर इंसफिशिएंसी भी, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ये ज़्यादा कॉमन कॉज है मोर्टेलिटी के लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में। डायबिटिक्स को जो है 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा इंसिडेंस होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, और 4 फोल्ड हायर रिस्क होता है डेथ का फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बनस्बत नॉन डायबिटिक्स के। अच्छा, डायबिटीज़ जो है ऑफन अकम्पनी होता है बाय अंडरलाइंग कंडीशंस जो कि फेवर करती हैं डेवलपमेंट ऑफ एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, जिसमें हाइपरटेंशन और डिस्लिपिडीमिया आ जाता है, जो कि हमने अर्लियर जो डिस्कशन की मेटाबॉलिक सिंड्रोम में उसमें डिस्कस किया। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का हॉलमार्क जो है वो है एसेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस लार्ज और मीडियम साइज़ के आर्टरीज़ के अंदर, तो दैट इज़ के माइक्रोवास्कुलर डिजीज़ जो है इसका हॉलमार्क होता है। इंपॉर्टेंस ओबेसिटी की इन द पैथोजेनेसिस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस वो भी हमने पहले ही डिस्कस की, लेकिन इसका जो है इंडिपेंडेंट मतलब यही इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर भी है इन द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस ओबेसिटी। नंबर 2 है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये लीडिंग कॉज है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का यूएस में। अब जो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वो है अपीयरेंस स्मॉल अमाउंट एल्बुमिन की यूरिन में मिलेगी, यानी लेस देन 30 लेकिन मोर देन 30 लेकिन लेस देन 300 मिलीग्राम पर डे एल्बुमिन जो है यूरिन में लॉस होगा। विदाउट स्पेसिफिक इंटरवेंशन अप्रॉक्सीमेटली 80% जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, और 20 to 40% वो जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनको ओवर्ट नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाएगी मैक्रो एल्बुमिनूरिया के साथ, यानी कि अब जो है एक्सक्रीशन मोर देन 300 मिलीग्राम पर डे हो सकती है अगर ट्रीट ना किया जाए कंडीशन को इंटरवेंशन के बगैर, तकरीबन 10 to 15 ईयर्स के अंदर, और ये यूजुअली अकम्पनी होगा बाय द अपीयरेंस ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, साथ में पेशेंट को हाइपरटेंशन भी होगी। अब प्रोग्रेशन जो है फ्रॉम द ओवर्ट नेफ्रोपैथी टू एंड स्टेज रीनल डिजीज़ ये हाईली वेरिएबल है, और एविडेंस हुई है बाय द प्रोग्रेसिव ड्रॉप इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी GFR जो है वो ड्रॉप हो जाएगा पेशेंट का 20 ईयर्स के बाद आफ्टर द डायग्नोसिस। मोर देन 75% जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, और 20% वो जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनको ओवर्ट नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाएगी। जिनको मतलब ओवर्ट नेफ्रोपैथी है वो आगे जाके एंड स्टेज रीनल डिजीज़ डेवलप कर लेंगे, जो नेसेसिटेट करेगा डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांटेशन। अगली क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है विजुअल इम्पेयरमेंट, समटाइम्स इवन टोटल ब्लाइंडनेस भी जो है वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड कॉन्सिक्वेंस होता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ जो है ये 4th लीडिंग कॉज है एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस का यूएस में। तकरीबन 60 to 80% जो पेशेंट हैं उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है सम फॉर्म की, जो कि 15 to 20 ईयर्स के बाद डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के बाद उनको होगी। फंडामेंटल जो लेजन है वो रेटिनोपैथी की, वो उसमें नियोवास्कुलराइजेशन हो जाती है, जो कि एट्रीब्यूटेबल है टू हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इन द रेटाइना। ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से ये ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा रेटाइना में प्रोड्यूस होता है, और इसी की वजह से नियोवास्कुलराइजेशन होगी जो कि ब्लाइंडनेस का कॉज बन रही है। करंट जो अब ट्रीटमेंट है इस कंडीशन का उसमें आता है इंट्राविट्रस इंजेक्शन की जाती है एंटी एंजियोजेनिक एजेंट्स की, ताकि नियोवास्कुलराइजेशन को स्टॉप किया जा सके। इन एडिशन टू रेटिनोपैथी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रोपेंसिटी होती है फॉर ग्लोकोमा एंड कैटरेक्ट फॉर्मेशन, दोनों ये भी जो है कंडीशंस विजुअल इम्पेयरमेंट करवाती हैं डायबिटीज़ में, कंट्रीब्यूट करेंगी। देन है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो कि वैरायटी ऑफ क्लिनिकल सिंड्रोम्स प्रोड्यूस करेगी, एफ्लिक्ट करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल सेंसरी मोटर नर्व्स को, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। अब इसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न ऑफ नर्व इन्वॉल्वमेंट है वो है डिस्टल सिमेट्रिक पोलीन्यूरोपैथी ऑफ दी लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जो कि दोनों को अफेक्ट करेगा, मोटर को भी और सेंसरी फंक्शन को, पार्टिकुलरली सेंसरी को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ठीक है, डिस्टल सिमेट्रिक पोलीन्यूरोपैथी। जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ भी इन्वॉल्व होंगी एज वेल, और थस अप्रॉक्सीमेटली ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न ऑफ पोलीन्यूरोपैथी होगा, ये आपने याद रखना है।
बाकी जो फॉर्म्स अदर फॉर्म्स में आ जाता है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, जो कि डिस्टर्बेंसेस करवा देगी बॉवल और ब्लेडर के फंक्शन में, और समटाइम्स सेक्सुअल इम्पोर्टेंस। और इसके अलावा डायबिटिक मोनोन्यूरोपैथी आ जाता है, जो कि मैनिफेस्ट करेगी सडन फुट ड्रॉप के साथ, रिस्ट ड्रॉप, या फिर आइसोलेटेड क्रेनियल नर्व की पाल्सीज भी हो सकती हैं। देन है डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो प्लैग्ड होते हैं बाय इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन, ट्यूबरक्यूलोसिस, निमोनिया एंड पाइलोनेफ्राइटिस। तो इन्फेक्शंस जो है ये तकरीबन 5% जो डायबिटीज़ रिलेटेड डेथ हैं कॉज करवाते हैं। इंडिविजुअल जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो इसमें जो है इन्फेक्शन ऑफ द टो जो है ये फर्स्ट इवेंट हो सकता है इन द लॉन्ग सक्सेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, यानी टो का इन्फेक्शन आगे जाके गैंग्रीन, बैक्टीरिया, नमूनिया करवा सकता है, जो कि अल्टीमेटली डेथ कॉज करवाएगी। Several large-scale prospective studies have convincingly demonstrated that microvascular complications and the associated morbidity and mortality from the diabetes are attenuated by strict glycemic control. यानी अगर strict glycemic control किया जा सके तो इनसे बचा जा सकता है। For the patient with this type 1 diabetes, insulin replacement therapy is the mainstay of treatment, जबकि नॉन फार्माकोलॉजिक जो अप्रोचेस हैं जैसे कि डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, एक्सरसाइज, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती हैं, ये ओपन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। अब मोस्ट पेशेंट जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है ये इवेंचुअली रिक्वायर करते हैं थेरेपेटिक इंटरवेंशन, ताकि उनका हाइपरग्लाइसीमिया को रिड्यूस किया जा सके। ग्लाइसीमिक कंट्रोल असेस जो है क्लिनिकली किया जाएगा बाय मेजरिंग दी परसेंटेज ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको हीमोग्लोबिन A1C कहा जाता है, और ये नॉन एंजाइमेटिक एडिशन ऑफ द ग्लूकोज मोइटीज़ टू द हीमोग्लोबिन इन द रेड सेल्स, उसकी वजह से ये ग्लाइकेटरी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, जब रेड सेल्स के हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज मोइटीज़ नॉन एंजाइमेटिकली ऐड होंगी, तो इसकी मेजरमेंट से हम ग्लाइसेमिक कंट्रोल को असेस करते हैं क्लिनिकली। अनलाइक द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो हीमोग्लोबिन A1C है ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का ही मेजर होता है, यानी ये 2 to 3 मंथ्स की जो है हमें देता है इन्फॉर्मेशन ग्लाइसेमिक कंट्रोल की। ठीक है, और ये रिलेटिवली अनअफेक्ट होता है बाय डे टू डे वेरिएशंस। ADA ने रिकमेंड किया है कि मेंटेनेंस हीमोग्लोबिन A1C की लेस देन 7% होनी चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। इन एडिशन डायबिटिक्स जो है उनको अपना LDL लेवल और HDL कोलेस्ट्रॉल जो है उनको उसको भी मेंटेन करना होगा, एंड ट्राइग्लाइसराइड्स को ऑप्टिमल लेवल तक, ताकि मैक्रोवास्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस है उनसे प्रिवेंट किया जा सके। Adoption of healthy and active lifestyle remains one of the best defenses against this modern day scourge. That's it, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। लास्ट में समरी है इसकी, डायबिटीज़ मेलाइटिस की, पैथोजेनेसिस और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हमने डिस्कस की। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ हमने कहा ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन हो जाती है आइलेट बीटा सेल्स की, तो उसकी वजह से इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाएगी। दोनों ऑटो रिएक्टिव T सेल्स और ऑटो एंटीबॉडीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं टाइप 1 में, जबकि टाइप 2 हमने कहा कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से होती है और बीटा सेल का डिसफंक्शन होता है, जो रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी करवाएगा। वहाँ पे एब्सोल्यूट हो रही है, यहाँ पे रिलेटिव। तो ऑटो इम्यूनिटी इसमें टाइप 2 में इन्वॉल्व नहीं होती। ओबेसिटी जो है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ और हैंस टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ, और जो मेडिएट होता है वेरियस फैक्टर्स के थ्रू, यानी कि एक्सेस फ्री फैटी एसिड्स होंगे, एबरेंट लेवल ऑफ एडिपोकाइंस और एल्टर्ड इन्फ्लामेटरी मिल्यू विद इन दी एडिपोज टिश्यू। मोनोजेनिक फॉर्म्स डायबिटीज़ की हमने कहा अनकॉमन है, और ये कॉज होती हैं जब सिंगल डिफेक्ट आ जाए, जीन डिफेक्ट, सिंगल जीन डिफेक्ट, जो प्राइमरीली बीटा सेल का डिसफंक्शन करवा देगा, या फिर वो इंसुलिन रिसेप्टर सिग्नलिंग में एबनॉर्मलिटीज़ करवा देगा। ठीक है, ये मोनोजेनिक फॉर्म थी डायबिटीज़ की। देन हमने लास्ट में कहा कि लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ की वो बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह हमें सारी टाइप्स में मिलती हैं, और मेनली ज़्यादातर ये ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती हैं, किडनीज़ को, नर्व्स, आइज़, और इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस की डेवलपमेंट है वो एट्रीब्यूट हुई है 3 अंडरलाइंग मैकेनिज़म्स को। एक तो इसमें AGEs की फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया होती है, PKC की एक्टिवेशन होगी, और पोलियोल पाथवेज डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो कि आगे जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज कराएंगे। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है पैनक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। इसमें हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इंसुलिनोमास एंड गैस्ट्रिनोमास। पैनक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो हैं इनको हम आइलेट सेल ट्यूमर्स भी कहते हैं। ये रेयर हैं इन कंपैरिजन विद द ट्यूमर ऑफ एक्सोक्राइन पैनक्रियास, जो कि ये सिर्फ 2% ऑफ ऑल पैनक्रियाटिक न्यूप्लाज्म को अकाउंट करते हैं। तो ये पैनक्रियाटिक जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स है बहुत ही कॉमन है एडल्ट्स के अंदर। ठीक है, सिंगल भी हो सकता है या मल्टीफोकल। जब ये मेलिग्नेंट होंगे तो लिवर जो है इसमें बहुत ही कॉमन साइट है मेटास्टेसिस की।
अब इस तरह के ट्यूमर्स को प्रोपेंसिटी है टू एलेबोरेट पैनक्रियाटिक हार्मोन्स, ठीक है, लेकिन कुछ जो हैं नॉन फंक्शनल भी होते हैं। अब जो नॉन फंक्शनल वाली टाइप है वो ज़्यादातर लार्जर होते हैं एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस पे, ठीक है, नॉन फंक्शनल वाला लार्ज होगा सिंस ये क्लिनिकल अटेंशन पे लेटर आएंगे, मतलब बहुत टाइम के बाद क्लिनिकली अटेंशन पे आएंगे इन देयर नेचुरल हिस्ट्री एंड फंक्शनल पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स उनकी निस्बत फंक्शनल वाले के साथ अगर हम कंपेयर करें। जो फंक्शनल वाले जो सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हार्मोन की प्रोडक्शन होगी। अब पैनक्रियाटिक जो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ द इंसुलिनोमा जो हम आगे देखेंगे, इनको हम रिगार्ड करते हैं मैलिग्नेंट पोटेंशियल, ठीक है, कि मतलब इनमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल है। और इनफैक्ट 60 to 90% जो इस तरह के पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं ये मैनिफेस्ट करेंगे ओवरटली मैलिग्नेंट फीचर्स ऑफ बायोलॉजिक एग्रेसिवनेस के साथ, जैसे कि इनमें इन्वेजन हो जाती है लोकल टिश्यूज़ के अंदर या इवन डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगी। तो ट्यूमर्स को जो है फ्रीक्वेंटली म्यूटेशंस होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन में, जैसे कि MEN1 या PTEN, या इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस होगी जो जीन्स के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ATRX, जिनसे इसका प्रोडक्ट्स टीलोमेयर की लेंथ को मेंटेन करता है, तो इसमें म्यूटेशन आ सकती है, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन या फिर इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले इंसुलिनोमास, बीटा सेल का ट्यूमर यानी इंसुलिनोमास बहुत ही कॉमन टाइप है पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की, और ये एलेबोरेट करता है सफिशिएंट इंसुलिन ताकि इंड्यूस करवाए अटैक ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा फॉल कर जाए, नीचे चला जाए। अब इस तरह के अटैक मैनिफेस्ट कैसे करेंगे कि पेशेंट को कन्फ्यूजन होगी, स्टूपर और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये प्रेसिपिटेट होते हैं बाय फास्टिंग या एक्सरसाइज जब करेगा पेशेंट तो उसको और ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा अटैक, और रिलीव हो जाएगा प्रॉम्प्टली बाय फीडिंग या पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन अगर ग्लूकोज की जाए। मोस्ट इंसुलिनोमास हैं वो सर्जिकल रीसेक्शन के थ्रू भी क्योर किए जा सकते हैं। मॉर्फोलॉजी देखें तो मेजॉरिटी ऑफ इंसुलिनोमास जो है आइडेंटिफाई होते हैं जब ये स्मॉल हो, यानी कि लेस देन 2 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं और लोकलाइज्ड होते हैं टू पैनक्रियास, तब जो है ये मेजॉरिटी आइडेंटिफाई होते हैं। मोस्ट जो सॉलिटरी लेशंस होती हैं, आल्दो मल्टीफोकल ट्यूमर्स या फिर ट्यूमर्स एक्टोपिक टू द पैनक्रियास में आल्सो बी इनकाउंटर्ड, इससे मतलब पैनक्रियास से बाहर भी हो सकते हैं। अब मैलिग्नेंसी जो है इन्हीं इंसुलिनोमास में वो 10% से भी कम केसेस में होगी और डायग्नोस किया जाता है उसको ऑन द बेसिस ऑफ लोकल इन्वेजन या फिर मेटास्टेसिस। जब हम हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन करेंगे तो बिनाइन जो ट्यूमर्स हैं वो हमें जायंट आइलेट्स की तरह रिजेंबल करेंगे, जायंट से आइलेट की तरह, with the preservation of the regular cords of monotonous cell and their orientation to the vasculature, यानी जायंट सेल्स की तरह ही लगेंगे और इनकी रेगुलर कॉर्ड्स जो है मोनोटोनस सेल्स की वो भी प्रिजर्व होंगी और उनकी ओरिएंटेशन जो है ना वास्कुलेचर की वो भी बिल्कुल प्रिजर्व्ड होगी। मैलिग्नेंट लेशंस जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड होंगी और डिसेप्टिवली इनकैप्सुलेटेड लगेंगे, ऐसा लगेगा कि ये कैप्सुलेटेड है, डिसेप्टिवली होंगी नहीं। डिपोजिशन अमाइलॉइड की याद रखिएगा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बहुत से इंसुलिनोमास में। इस फिगर में देखिए यहाँ पे पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर दिखाया गया है जिसको हम आइलेट सेल ट्यूमर भी कहते हैं। नियोप्लास्टिक सेल्स जो हैं वो मोनोटोनस हैं अपीयरेंस में और डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं मिनिमल प्लियोमॉर्फिज्म या माइटोटिक एक्टिविटी भी इनमें बहुत थोड़ी है, मिनिमल है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा एबंडेंट अमाइलॉइड की डिपोजिशन हो गई है जो कि इंसुलिनोमा में कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी जब हम देखेंगे तो हमें जो नियोप्लास्टिक बीटा सेल्स हैं वो अपने नॉर्मल काउंटर पार्ट्स की ही तरह डिस्प्ले करेंगे डिस्टिंक्टिव राउंड ग्रैन्यूल्स, अपने काउंटर पार्ट्स की तरह नॉर्मल की तरह इनमें भी हमें राउंड ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे। नेक्स्ट इंसुलिनोमास के बाद है गैस्ट्रिनोमास। अब बहुत ज़्यादा मार्क्ड हाइपर सिक्रीशन गैस्ट्रिन की, ज़्यादातर उसका जो ओरिजिन है वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स से होता है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिनोमास, जो कि जस्ट एज लाइकली टू अराइज इन द डोडेनम एंड पेरीपेनक्रियाटिक सॉफ्ट टिश्यू एज इन द पैनक्रियास। देखिए यहाँ से अराइज करेंगे डोडेनम या पेरीपेनक्रियाटिक सॉफ्ट टिश्यू से बिल्कुल जिस तरह पैनक्रियास में अराइज करते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल कहते हैं। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम ये रेफर करता है एसोसिएशन पैनक्रियाटिक आइलेट सेल की लेशंस की विद द हाइपर सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड एंड सीवियर पेप्टिक अल्सरेशन, जो कि 90 to 95% ऑफ द पेशेंट जिनको गैस्ट्रिनोमास है उनको ये सिंड्रोम होता है।